हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी अपने चरण क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 1892 तक अधिनियमों का डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 1909 के मार्ले विंटो सुधार, या इसी को भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है ना। इसके बारे में आज अब बात करने वाले हैं। तो हम इसमें आज जो जो प्रावधान हुए, इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसमें प्रावधान क्या हुए, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में क्या परिवर्तन हुआ, प्रांतीय विधान परिषद में क्या परिवर्तन हुआ, भारतीय सदस्यों को लेकर क्या परिवर्तन हुआ, उन सभी बातों को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे बताना चाहूँगा कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? तो जो मार्ले थे इस समय 1909 में, यह भारत सचिव थे। जो कहाँ थे? लंदन में। लंदन में भारत सचिव थे, ठीक है भाई। और मिंटो जो थे यह भारतीय, मतलब भारत में वायसराय थे। क्या थे भाई? वायसराय थे। तो इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में या इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं बात करूं तो यह कहानी शुरू होती है 1892 के बाद, क्योंकि 1892 में भारत ने, मतलब जो परिषद अधिनियम आया था उसमें भारतीयों की भागीदारी शामिल की गई थी। उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 6 दिन की पूर्व सूचना पर। उसके बाद जो वायसराय आए वेलगिन ने क्या किया कि 1895 से 1898 तक, ठीक है भाई, 1895 से 1898 तक भारत में, कहाँ पर? 1895 से 98 तक भारत में भयंकरतम प्लेग फैला, ठीक है भाई। कुछ क्षेत्रों में अकाल पड़ा। अकाल की बात करूं तो अकाल पड़ा जैसे अपना यूपी, बिहार, पंजाब, एमपी, इन क्षेत्रों में जो वर्तमान है, लेकिन पहले दूसरे थे, अभी वर्तमान के हिसाब से बता रहा हूं। इन क्षेत्रों में भयंकरतम अकाल पड़ा और इसी बीच क्या हुआ, एक घटना घटी कि इसी बीच प्लेग भी फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग फैल गया, जो कि अपने कहाँ पर फैला था? महाराष्ट्र में और दक्षिणी मध्य प्रदेश, जो अपना दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश है, इसमें और महाराष्ट्र में क्या हुआ? प्लेग फैल गया। और अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति, मतलब क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो उस समय कौन थे? वायसराय। उस समय के वायसराय ने बोल दिया कि जिसको भी प्लेग हुआ है, वो किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, किसी का भाई हो, या किसी के माँ बाप हो, वो कोई भी हो, आप उन्हें जिंदा ले जाकर गाड़ दीजिए जमीन में। जिंदा गड़ाने की प्रथा इनने चालू कर दी। मतलब क्या था कि प्लेग का कोई इलाज नहीं था उस समय, जैसे आज कोरोना का इलाज नहीं है। तो उस समय जो प्लेग फैला था उसका कोई भी इलाज नहीं था, और यह एक संक्रामक रोग था जिसके कारण गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि आप तो जिसको भी प्लेग होता है आप उसे ले जाइए उठा के और जिंदा जमीन में गाड़ दीजिए। तो इसी प्रतिक्रियावादी नीति, इसी अव्यावहारिक नीति के कारण क्या हुआ कि 2 प्लेग अधिकारी थे, 2 प्लेग अधिकारी हुए जो महाराष्ट्र में, जिनका नाम था रेंड और अरियस्ट। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेंड और अरियस्ट हुए। थोड़े से बैकग्राउंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। रेंड और अरियस्ट जो हुए मेरे भाई, इन दोनों को गोली मार दी। किसने मार दी? इन दोनों को किसने गोली मार दी? इन दोनों को गोली मार दी चापेकर बंधु बालकृष्ण और दामोदर ने। बालकृष्ण और दामोदर, 2 चापेकर बंधु हुए। इन्होंने रेंड और अरियस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ किसका? क्रांतिकारी आंदोलनों का। और इनके मारने के कारण, इन्होंने जब इनको मारा तो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि एक पत्रिका का संचालन करते थे या पत्रिका का प्रकाशन करते थे,
तो उन्होंने इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं बातों को लेकर छाप दिया था कि आज के अर्जुन, मतलब अर्जुन का हो चुका है जन्म, अब देखिए ऐसा लिख दिया था। तो उसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, किसे? बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद उसके बाद हमारे जो वायसराय थे वो चेंज हो गए। कब? 1899 में। 1899 से 1905 तक जो कर्जन, लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय रहे। तो यह जब वायसराय बनकर आए उस समय भारत की स्थिति कुछ इस तरह थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वह एक अच्छी बड़ी पार्टी के रूप में अपनी सत्ता जमा चुकी थी। मतलब सत्ता तो नहीं कहेंगे, अच्छी पकड़ बना चुकी थी कि पूरे भारतीयों का एक केंद्रीय संगठन, एक केंद्रीय क्षेत्र बन गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोई भी मांग करनी हो अंग्रेजों से तो वह अंग्रेजों से इसी कांग्रेस के तहत ही मांग करते थे। ठीक है भाई, पूरी पार्टी एक हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूरे भारतीय एक हो गए थे यहाँ पर आकर। तो फिर क्या हुआ कि कर्जन ने कहा फूट डालो राज करो, फूट डालो और राज करो। मतलब उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान थे, क्योंकि पहले तो पूरा एक था, तो भारतीय मुसलमानों को भड़काना प्रारंभ कर दिया। भड़काना कैसे कि जैसे 1895 में हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की। क्या शुरुआत की मेरे दोस्तों? गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत की। उसके बाद ऐसे ही मेले लगने लगे। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि यह अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रहे हैं और आप मुसलमानों का यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यह कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं। इस प्रकार से उनको भड़का दिया गया, इस प्रकार से उनको भड़का दिया गया। और क्या कहा कि यह मेला लगवा रहे हैं, उर्स नहीं, ताजिया नहीं निकलवा रहे हैं और खुद की यात्राएं निकलवा रहे हैं। इस प्रकार से धर्म के नाम पर इन्हें दो भागों में बांटने की बात कह दी गई। और अंग्रेज इस बात में 1906 में जाकर सफल भी हो गए। और इसी के कारण सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में अपने मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो इसी कर्जन की देन है, लॉर्ड कर्जन की देन है कि भारत में आज मुस्लिम और हिंदुओं का टकराव चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, जबकि इससे पहले कोई भी ऐसी बात नहीं थी। सभी लोग व्यावहारिक रूप से रहते थे, सभी लोग साथ रहते थे, एक थाली में खाना खाते थे। जब यह अलग हुए मेरे दोस्तों, आप सुनिए, जब अलग हुए, बंगाल का विभाजन जिस समय हुआ, तो पूरे भारतीयों ने, मतलब जो उस क्षेत्र के थे, उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधी, एक दूसरे से गले मिले। और उस दिन के बाद पता नहीं कैसी कैसी बातें हुई कि आज ये स्थिति है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को देख लें तो मैं क्या बताऊं क्या हो जाए। बांग्लादेश तो फिर भी दोस्त ही है हमारा, पर पाकिस्तान का कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया। और इसके बाद थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा कि भारतीय जो व्यक्ति थे, जो कि हमने देखा कि केंद्रीय विधान परिषद में इनको शामिल किया गया था, जिनकी संख्या वहाँ पर 10 से 16 कर दी गई थी। तो इस बारे में भी यहाँ पर विरोध किया गया कि भाई 10 से 16 सदस्य जो हैं, इतने से सदस्य यदि पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा। इसी के विरोध में भारतीयों ने क्या किया, 1899 में आकर इस्तीफा दे दिया अपने मतलब यहाँ सदस्यता से। क्योंकि दो कारण थे उनके इस्तीफा देने के। एक तो था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, और दूसरा था कि कम सदस्यों का होना। ठीक है भाई, ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड जरूरी है, समझ अच्छे से आएगा। ये इसकी बात करना है मेनली हमको। ठीक है भाई, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा, भारतीयों ने कहा कि आप इनकी सदस्यों की संख्या, जो केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य आपने रखे हैं 10 से 16, कृपया कर इन्हें बढ़ाएं आप। और इसी के कारण विरोध हुआ और जो सदस्य थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है भाई,
तो इसके लिए उन्हें बढ़ाना पड़ा किसको, अंग्रेजों को। और 1906 में यह बंगाल विभाजन कर दिया गया। और जैसे मान लीजिए ये है मुस्लिम लीग और ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इन दोनों को अब अंग्रेज लड़ाएंगे और अंग्रेज राज करेंगे। कैसे कि भाई जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई मांग लेकर पहुंचे, उन्होंने कहा ये पेपर लेकर आए हैं, हम ये पेपर लेकर आए हैं, आप इसे पास कर दीजिए। तो अंग्रेज फाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे आप ही हो क्या, मुस्लिम लीग भी है। और मुस्लिम लीग लेकर जाएगी तो कहेंगे आप ही हो क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हमारी पार्टी है। तो इसी प्रकार दोनों तरफ का विरोध करा के और खुद राज करेंगे बीच में। तो ये हो गई भाई पृष्ठभूमि का, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं विरोध के कारण 1909 का ये मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम आया, इसी को भेजा गया। तो आइए जानते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है। तो इसको रफ कर लेता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम इसमें अब देखने वाले हैं कि 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें प्रावधान क्या क्या किए गए। अभी हमने जाना इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में, अब देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए। तो इसमें क्या किया गया, इस बात को सबसे पहले जान लेते हैं कि यह अधिनियम जो था, यह अधिनियम जॉर्ज अरुंडेल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को तैयार करके भेजा गया था। जॉर्ज अरुंडेल समिति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, यह 1 नंबर पॉइंट हो गया, ये 2 नंबर पॉइंट है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं केंद्रीय विधान परिषद के बारे में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कौंसिल थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जान लीजिए कि इसमें 69 सदस्य कर दिए गए, क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि भारतीयों ने बोला था कि हमें सदस्यों की अधिक से अधिक सदस्यता दी जाए। तो जैसे कि हमने 1892 के एक्ट में देखा कि उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 1 + 5 + 10 से 16, आप पूरे यदि 16 मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं तो 16 और 5 21 और 22 सदस्य थे। तो इन 22 सदस्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 69 कर दिया गया, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए क्या किया गया, 1 + 8 + 60, मतलब 1 गवर्नर जनरल, 8 उसके कार्यकारी सदस्य और 60 अतिरिक्त सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। और इन 60 सदस्यों को निर्वाचन, नामांकित या नियुक्त करके इन्हें बुलाया जाता था। मतलब इन 60 सदस्यों को, मतलब ये 60 सदस्य जो हैं वो आएंगे कहाँ से, तो मेरे भाई ये या तो नामांकित किए जाएंगे या वायसराय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे या भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तो इस समय तक एक बात मैं आपको बता दूं कि इस समय तक जो निर्वाचन था वो सीमित रूप से निर्वाचन था। मतलब सीमित निर्वाचन किसे कहते हैं कि कुछ ही विशेष वर्गों को वोटिंग करने का अधिकार था, कुछ विशेष लोगों और कुछ विशेष वर्गों को, सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं था, जो कि हमारे भारतीय संविधान के लागू होने तक इसी प्रकार होता रहेगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद में बताता हूं कि ये 60 सदस्य किस प्रकार आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। तो इसमें जो 28 सदस्य होंगे, 28 सदस्य होंगे, यह ऑफिशियल होंगे। ऑफिशियल का मतलब एक बार मैं और बता दूं कि जो कंपनी के सदस्य हैं उन्हें नामांकित किया जाएगा वायसराय के द्वारा, ठीक है। कंपनी के सदस्य या तो वायसराय नामांकित कर लेगा या ब्रिटिश संसद बोलेगी कि फलाना फलाना व्यक्तियों को आप शामिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो 32 सदस्य होंगे यह कहाँ से आएंगे, तो यह अनऑफिशियल रूप से आएंगे, मतलब या तो इनका निर्वाचन होगा या फिर इनको नियुक्त किया जाएगा। इन 32 का हिसाब भी हम कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले जो 13 सदस्य आएंगे, ये वाले जो स्पेशल इलेक्ट होकर आएंगे, ठीक है, स्पेशल इलेक्टोरेट के द्वारा आएंगे, मतलब इनका निर्वाचन किया जाएगा। उसके बाद 5 सदस्य इसमें जो होंगे, 5 सदस्य इसमें जो होंगे वो वायसराय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे,
ठीक है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और 2 जो सदस्य आएंगे वो कलकत्ता के कॉमर्स चैम्बर से आएंगे। हमने 1892 में देखा कि एक सदस्य आता था कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ठीक है। उसके बाद जो 12 सदस्य आएंगे, 12 सदस्य आएंगे वो प्रोविंस मतलब प्रांतीय परिषद से आएंगे। जहां जहां पर प्रांतों में परिषद है वहां से इन्हें बुलाया जाएगा कि आप भेजिए, जैसे आज हम लोकसभा में और राज्यसभा में सदस्यों को भेजते हैं उस प्रकार से। उसके बाद ये 12 सदस्य भी किस किस प्रांत से आएंगे, तो यह 12 सदस्य भी 4 प्रांत से आएंगे। एक होगा बंगाल, दूसरा होगा मद्रास, अब तो रटा गया होगा ये, तीसरा होगा न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और चौथा होगा हमारा बॉम्बे। क्या होगा भाई? बॉम्बे। तो आप देखिए किस प्रकार इन सीटों का विभाजन किया गया, इन सदस्यों को विभाजित करके यहाँ के क्षेत्र से बुलाया गया। एक बार फिर से देखते हैं। तो ऑफिशियल कितने आएंगे भाई? 28 आएंगे, जिन्हें या तो वायसराय नामांकित करेगा। ये ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो सदस्य हैं वह नामांकित होकर आएंगे, ना कि नियुक्त होकर, और ना ही इनका निर्वाचन होगा, ठीक है। वो जिसे चाहे भेजें, जिसे चाहे ना भेजें। उसके बाद 5 जो अनऑफिशियल होंगे 32, उनमें भी 5 वायसराय इनको नियुक्त करेगा, और उसमें से 13 जो आएंगे वो स्पेशल इलेक्ट होकर आएंगे। और इन 13 का हिसाब भी मैं आपको बता दूं कि इनमें से 13 में से जो 5 होंगे वो मुस्लिम होंगे, क्योंकि इस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है जो कि सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई, ठीक है। 5 मुस्लिम होंगे, 6 इसमें जमींदार होंगे, और 2 इसमें व्यापारी होंगे, व्यापारी या बिजनेसमैन होंगे, व्यापारी होंगे। 6 इसमें क्या होंगे? तो 6 इसमें जमींदार होंगे, ठीक है भाई, इस प्रकार से। और इसमें 2 सदस्य जो आएंगे कलकत्ता के चैम्बर कॉमर्स से निर्वाचित होकर आएंगे, कॉमर्स ऑफ चैम्बर, सॉरी। उसके बाद जो 12 सदस्य आएंगे वो 4 प्रांतीय परिषद से आएंगे, ठीक है, बंगाल, मद्रास, न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बॉम्बे से। तो ये हुआ हमारा केंद्रीय विधान परिषद का हिसाब। उसके बाद इसी के बारे में और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें किसी भारतीय को नियुक्त किया गया। क्यों थी? देखो पहले कितने थे? 6 थे, अब 2 और बढ़कर 8 हो गए हैं। तो इन 2 में से जो है मेरे भाई एक भारतीय था। एक भारतीय कौन था? तो इस बात को रट्टा मार लीजिए कि पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा थे, जिन्हें सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। देखिए एक फैक्ट बताता हूं थोड़ा सा, कि जो एक वायसराय और ये जो 8 सदस्य हैं, मैंने ऐसा लिखा क्यों है, जो 8 सदस्य हैं यह उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। अभी तक मैं 6 लिखा मैंने 1892 में, उससे पहले मैंने 5 लिखा क्योंकि 6वां 1874 में आया, ठीक है। तो यह क्या है? यह कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। और इसको भी यदि मिला लें, अतिरिक्त सदस्यों को भी यदि मिला लें, तो क्या हो जाएगा? यह केंद्रीय विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, भूलना नहीं है। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को शामिल किया गया? तो सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, जिन्हें एसपी सिन्हा भी कहा जाता है, उन्हें शामिल किया गया, जो कि एक क्या थे? जो कि एक विधि सदस्य थे, विधि सदस्य थे, ठीक है भाई। विधि सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो हमारा, एक मिनट थोड़ा रफ कर लेता हूं यहां, जो हमारा भारत सरकार या भारत परिषद कह लीजिए, जो कि लंदन में हमारी बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है, ये लंदन वाले हो गया, जिसमें एक हमारा क्या था? भारत सचिव था और 15 अन्य सदस्य थे। एक क्या था? भारत सचिव और 15 अन्य सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। तो इसमें क्या किया गया? कितने में? 1909 में इसमें क्या बदलाव हुए? तो इसमें भी सर्वप्रथम इन अतिरिक्त सदस्यों के
की जगह इनमें भी 2 भारतीयों को सर्वप्रथम शामिल किया गया। देखिए 2 भारतीयों को सर्वप्रथम शामिल किया गया, और 2 भारतीय कौन थे? तो वो थे के.जी. गुप्ता और दूसरे थे हमारे सैयद हुसैन बिलगामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी। देखिए भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 मिनट रिवाइज करते हैं। देखो सर्वप्रथम जब 1861 का एक्ट आया, वो है भी भारत परिषद अधिनियम था। मैंने बताया आपको 3 भारत परिषद अधिनियम आए, जिसमें एक 1861 में आया, दूसरा 1892 में आया और तीसरा 1909 में आया। ठीक है, 3 भारत परिषद अधिनियम आए, जिनमें सबसे पहला 1861 में जो आया था, उसमें भारतीयों को अतिरिक्त सदस्य के रूप में या केंद्रीय विधान परिषद में स्थान मिला था। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ स्थान मिला था 1861 में? तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थान मिला था। ठीक है, उसके बाद 1892 में आए तो कहीं स्थान नहीं मिला, स्थान वाली बात नहीं की गई, इसलिए मैंने उसमें नहीं बताया। उसके बाद एक छोड़ के 1909 में आते हैं, तो 1909 में जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें भी एक सदस्य को स्थान मिला, जो कि सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा हुए। और 1909 में ही जो लंदन में भारत सचिवालय या भारत परिषद बना था, जिसमें एक भारत सचिव और 15 अतिरिक्त सदस्य थे, उनमें भी 8 सदस्य ब्रिटिश संसद से और 7 कंपनी से। कंपनी तो खत्म हो गई थी, तो अब सभी सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश संसद थे। तो उसमें भी पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, जो कि कौन हुए? जो कि हमारे के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी हुए। ठीक है भाई, तो इस तरह सदस्यों को शामिल करने का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद में एक बात और बताना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रावधान और किया गया कि पहली बार क्या किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन, याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1909 में मार्लिमेंटो सुधार के द्वारा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और यह अभी भी फूट डालो राज करो नीति पर अमल थे, और कहीं ना कहीं भारत के विभाजन की शुरुआत या भारत के विभाजन की नींव इसी अधिनियम के द्वारा पड़ी थी। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन में मुस्लिमों को जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम को वोट देंगे, और बाकी हिंदुओं को, फारसी, जिसे खड़ा होना हो चुनाव में वो हो सकता है, लेकिन जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिमों को ही वोट देंगे। और इन सांप्रदायिक का मतलब इस सांप्रदायिकता का विभाजन किस आधार पर किया गया? तो इसका आधार था जाति हुआ, जाति के बाद धर्म हुआ, और धर्म के साथ वर्ग। इन 3 आधार पर आप किस वर्ग से बिलोंग करते हो, आप किस जाति से, आप किस रिलीजियन या धर्म से बिलोंग करते हो, इन सभी बातों के आधार पर भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, और यहीं से पाकिस्तान की या भारत के विभाजन की नींव डल गई। तो ये था हमारा क्या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है जो पूछा जाए, फुल डिटेल के साथ आपको बताया गया है एक एक सीट के बारे में भी। ठीक है भाई, तो इसके बाद इसी वीडियो में हम जानते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या जिसे कहा जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो हम बात कर रहे थे 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। तो इसमें भी हम जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, और इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास में। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके बैकग्राउंड की यदि मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको 1909 के भारत परिषद अधिनियम में बताया कि 1906 में जो बंगाल का विभाजन किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होते ही उन्होंने मांग की थी कि 1909 के अधिनियम में हमें भारत का प्रशासन दीजिए या कम से कम स्वराज्य दीजिए। ठीक है,
तो वो 1909 के अधिनियम में वह नहीं दिया गया, मतलब पहली बार धोखा। दूसरी बार की बात करें तो जब 1916 में, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया या होम रूल लीग की स्थापना की गई, जो कि 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके बीच में कर लिया गया। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1916 में क्या किया गया, अपने होम रूल लीग की स्थापना की गई या होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने होम रूल लीग के माध्यम से स्वशासन की बात की कि भाई हमें स्वशासन दीजिए, आप नियम लिख कर दीजिए, हम शासन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा, पर 1900 तो अंग्रेजों ने कह दिया, अंग्रेजों ने कहा कि आप 1916 में बोल रहे हो, हम आपको स्वशासन देंगे, पर कब देंगे, तो युद्ध के बाद देंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि युद्ध के बीच में इस प्रकार का अधिनियम पारित करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद यदि इसकी बात करें तो यह किसकी रिपोर्ट पर आया था, तो फर्स्ट पॉइंट से अब आप देखिए, ये थोड़ा सा हो गया एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो मेसोपोटामिया कमीशन रिपोर्ट, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया कमीशन रिपोर्ट, मेसोपोटामिया कमीशन रिपोर्ट के द्वारा इस अधिनियम को भेजा गया था। उसके बाद इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था कि कांग्रेस की एकजुटता और 1916 में 1916 में प्रारंभ हुए होम रूल लीग आंदोलन के कारण इस अधिनियम को भेजा गया और 1918 में इस उत्तरदायित्व शासन सौंपने की बात कही गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने कह दिया था या ब्रिटिश संसद ने कह दिया था कि हम आपको युद्ध के बाद, जो कि 1918 में समाप्त हुआ, 1918 के बाद हम आपको आपका स्वशासन सौंप देंगे, आपको जैसे भारत चलाना वैसे चलाइए। देखते हैं मिला है कि नहीं, 1919 का अधिनियम ही पढ़ना है। तो ठीक है, ऐसी बात कही गई। और क्या प्रावधान किया गया और क्या मांग की गई भारतीयों के द्वारा, तो एक हो गई मेसोपोटामिया कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश पर यह आया था। सेकंड हो गया हमारा क्या कि होम रूल लीग आंदोलन ने स्वशासन मांगा था। और थर्ड पॉइंट की मैं यदि बात करूं तो भारतीयों ने क्या किया था, भारतीयों ने कहा था कि प्रतिनिधि को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि और बढ़ाइए। और फोर्थ कारण इसका ये रहा इस अधिनियम को लाने का कि 1906 में जो पार्टी अलग हो गई थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और 1907 में जो कांग्रेस भी दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। तो ये नरम दल और गरम दल अब एक साथ आ गए, उनको समझ आ गया कि भाई बाल गंगाधर तिलक सही थे जो कि गरम दल के थे। ठीक है भाई, इस प्रकार से भारत में एक साथ विरोध होना स्टार्ट हो गया कि भाई आप हमें स्वशासन दीजिए, युद्ध के बाद ही सही पर दीजिए। तो भारतीय इस बात को मान गए कि युद्ध के बाद हमें स्वशासन मिलेगा। अब क्या किया, अब वो बैठकर कर रहे हैं इंतजार, 1919 के अधिनियम का इंतजार। ठीक है, 1919 के अधिनियम का इंतजार किया गया। तो 1919 का अधिनियम आइए पढ़ते हैं। तो इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया, देखिए स्वशासन तो मिलने से रहा, पर देखिए ये हो गई क्या, समझ ही गए होंगे आप, केंद्रीय विधान परिषद। सबसे पहले तो इसमें सदस्यों को बढ़ाया गया, सबसे पहले तो इसमें सदस्यों को बढ़ाया गया, जो कि कितने कर दिए गए, 1 + 8 + 120 कर दिए गए। कितने कर दिए गए मेरे भाई, 120 कर दिए गए। और उसके बाद अब देखिए आप 120 कर दिए गए, पर उसके बाद क्या हुआ, इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसको दो भागों में बांट दिया गया, मतलब क्या है कि केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनात्मक बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं द्विसदनात्मक,
द्विसदनात्मक बनाया गया केंद्रीय विधान परिषद को। तो द्विसदनात्मक कैसे? एक लिया गया विधानसभा और एक लिया गया राज्यसभा, राज्य परिषद। वर्तमान से यदि मैं इसे रिलेट करूं तो विधानसभा का अर्थ है लोकसभा और राज्य परिषद का अर्थ है राज्यसभा। ठीक है भाई। निर्वाचन कैसे होगा? तो इसका प्रत्यक्ष होगा और इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई। ठीक है भाई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसमें यदि सदस्यों की बात की जाए तो सदस्यों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया कि इसमें रखे गए 144 सदस्य, और इसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे। इसमें 144 सदस्य रखे गए, जिसमें भी विभाजन किया गया कि 40 सदस्यों को जो है क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा वायसराय के द्वारा, मनोनीत किया जाएगा वायसराय के द्वारा। और 104 सदस्यों का क्या होगा? 104 सदस्यों का होगा निर्वाचन। और यहीं पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की शुरुआत हुई। और इसमें एक बात और कि महिलाओं ने पहली बार निर्वाचन में हिस्सा लिया। पहली बार निर्वाचन मतलब महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो हम जानेंगे कि 1919 के अधिनियम में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं ये निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा, महिलाएं वोट कर सकेंगी, और प्रत्यक्ष के साथ साथ यह एक सीमित निर्वाचन होगा। सीमित निर्वाचन का मतलब क्या है? कुछ लोग ही, जैसे व्यापारी वर्ग हो गए, धनी वर्ग हो गया, ऐसे कुछ लोग ही, गिने चुने लोग ही इसमें वोटिंग कर सकेंगे। आम लोग इसमें वोटिंग नहीं कर पाएंगे। पर कुछ नहीं, कहीं ना कहीं महिलाओं को इसमें वोटिंग का अधिकार मिला, यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें इन सदस्यों का जो कार्यकाल था, इसमें इन पूरे सदस्यों का जो कार्यकाल था, कार्यकाल इनका होता था 3 वर्ष का। 3 वर्ष कार्यकाल होता था। विधानसभा या लोकसभा, जो आज की लोकसभा है उस समय की विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। इस प्रकार से इन सदस्यों को विभाजित किया गया था। वहीं पर बात करूं राज्य विधान परिषद के बारे में, तो राज्य विधान परिषद में क्या था कि इसमें कुल 60 सदस्य लिए गए थे। इसमें कुल 60 सदस्य लिए गए थे और इन 60 सदस्यों को भी विभाजित किया गया था। किस प्रकार विभाजित किया गया था? तो इसमें भी जो 26 या 26 सदस्य थे, यह मनोनीत किए जाएंगे किसके द्वारा? तो यह मनोनीत किए जाएंगे वायसराय के द्वारा। और जो बचे 34 सदस्य हैं, इनका होगा निर्वाचन। क्या होगा? इनका निर्वाचन होगा। और इनका निर्वाचन जो था, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। इनका निर्वाचन क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। पूर्ण रूप से जो आज वर्तमान में है राज्यसभा का और लोकसभा का, वही का वही 1919 में लागू किया गया। और इस द्विसदनात्मक प्रणाली के पिता किसे कहा जाता है? तो इनके पिता कहा जाता है लियोनस कार्टियस। याद रखिएगा, पूछा गया है पेपर में, लियोनस कार्टियस। हाँ, और राज्यसभा के सदस्यों की या राज्य परिषद के सदस्यों के कार्यकाल की मैं बात कहूं तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता था। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रखा गया। ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात तो यही है कि महिलाओं को पहली बार वोटिंग करने का अधिकार कब दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इन्हें वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हो गया केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद के बाद हम सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं भारत सचिव या भारत सचिव जो था लंदन में, भारत सचिव के बारे में। आप देखिए पूरा एक्ट जो है वहीं घूम रहा है, किसके बीच? केंद्रीय विधान परिषद, भारत सरकार लंदन या भारत सचिव, उसके बाद प्रांतीय परिषद, बस इन चीज़ों के बीच और वायसराय के बीच पूरा अधिनियम घूम रहा है। पूरे जो 1773 से लेकर आज तक हैं, या जो मतलब आज मतलब मैं 1919 का कहूँगा, 1919 तक के जो अधिनियम हैं यहीं घूम रहे हैं।
ठीक है भाई। तो बात करते हैं भारत सचिव के बारे में। तो क्या किया गया, सबसे पहला प्रावधान किया गया कि इसकी जो सैलरी होगी, इसका जो वेतन होगा वो ब्रिटिश संसद ही देगी, ब्रिटिश राजस्व से इसका वेतन दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि प्रारंभ में जब यह पद स्टार्ट हुआ था या पद की शुरुआत की गई थी तो भारत से इसका वेतन भारत से भेजा जाता था, और इसके जो 15 अन्य सदस्य थे उनका वेतन भी भारत से ही भेजा जाता था। ठीक है, तो अब इसका प्रावधान कर दिया गया कि ब्रिटिश संसद ही इसका खर्चा उठाएगी। और सेकंड क्या किया गया इसमें, सेकंड किया गया कि इसकी हेल्प के लिए या इसकी काम को कम करने के लिए एक उच्चायुक्त जिसे हम आज कहते हैं हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसे हम आज क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनात्मक बनाया गया। द्विसदनात्मक जो प्रणाली है उसके पिता कौन है, तो लियोनस कार्टियस हैं। उसके बाद भारत सचिव की बात हो गई। वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो ब्रिटिश संसद से दिया जाएगा। इंडियन भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, मतलब इंडियन हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। और उसके बाद हमने ये सभी सीटों के बारे में भी वितरण जान लिया। उसके बाद मैं बात कहूँ, क्या कहूँगा, मूलचंद पानी ले आओ। मूलचंद पानी बिल्कुल नहीं है सुबह से। ठीक है भाई, दोनों सदनों में, हाँ इन दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों सदन, अब द्विसदन तो बना दिया, दोनों सदनों को समान अधिकार था। दोनों सदनों को क्या था, समान अधिकार था। बस एक अंतर था इनमें। क्या अंतर था कि बजट का जो प्रावधान था, बजट पर स्वीकृति प्रावधान जो निचला सदन था, बजट पर स्वीकृति सिर्फ निचले सदन द्वारा, एक मिनट, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद जो बजट था, बजट में निचले सदन को ही अधिकार था। जैसे आज हम जानते हैं कि लोकसभा को अधिकार है कि वह बजट, प्रथम बजट जो है लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में बजट पहले पेश नहीं हो सकता। उसी प्रकार क्या था कि विधानसभा में ही बजट पेश होगा। जो शक्ति थी बजट की वह विधानसभा को दी गई, या लोकसभा जो आज की है उसको दी गई। ठीक है भाई। उसके बाद प्रांतों में देखिए, ये हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए। मैं इसके बाद इसको रफ कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट की मैं फोर्थ पॉइंट की इसके बाद बात करता हूं। फोर्थ पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो क्या था कि प्रांतों में द्वैत शासन, देखिए 2 प्रकार की बातें हैं। द्विसदनात्मक, माफ कीजिएगा, वो द्विसदनात्मक नहीं था, मतलब जो लियोनस कार्टियस है वो द्विसदनात्मक, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया। द्विसदनात्मक के पिता नहीं है, वो द्वैत शासन के पिता हैं। द्वैत शासन के पिता लियोनस कार्टियस। ठीक है भाई, आई एम सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो मैं बात करता हूं प्रांतों में, यहां क्या किया गया, 4th नंबर पर द्वैत शासन लागू किया गया। अब द्वैत शासन क्या था, तो द्वैत शासन था कि विषयों को, जो विषय थे सभी को, उनको 2 भागों में बांट दिया गया, और इसके पिता थे लियोनस कार्टियस। माफ कीजिएगा, वो द्विसदनात्मक, थोड़ा पता नहीं कहां से हो गया गलत। ठीक है, तो द्वैत शासन के पिता कौन थे, लियोनस कार्टियस थे। और लियोनस कार्टियस, और द्वैत शासन था क्या, तो पूरे विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। अब 2 भागों में कैसे, एक बांटा आरक्षित मामले और दूसरा बांटा अनारक्षित मामले, या इसको कह सकते हैं हस्तांतरित मामले। अब ये था क्या, मैं इसको बताता हूं कि जो आरक्षित मामले हैं इनके विषय में जो निर्णय ले सकता है वो वायसराय प्लस उसकी कार्यकारी परिषद। वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद इन विषयों में क्या ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। और वहीं पर मैं बात करूं हस्तांतरित मामलों की, तो इसके विषय में वायसराय प्लस मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद क्या थी, तो मंत्री परिषद वही थी जो अपने प्रांतों से चुनकर भेजा था। ठीक है भाई, तो हस्तांतरित मामले और आरक्षित मामले वायसराय प्लस कार्यकारी परिषद,
और वायसराय प्लस मंत्रिपरिषद इन बारे में निर्णय लेगी। तो अब आरक्षित मामलों में किन किन विषयों को लिया गया, वैसे तो बहुत हैं पर कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जैसे वित्त हो गया, भूमि कर हो गया, सिंचाई हो गया, पुलिस, न्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों को आरक्षित मामलों में रखा गया और बाकी जो थे जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन सभी विषयों को हस्तांतरित मामलों के अंतर्गत रखा गया। लेकिन यह द्वैत शासन जो था ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और यह 1935 में जाकर, देखिए भाई आगे बढ़ाऊंगा, 1935 में जाकर इसे समाप्त कर दिया गया। 1935 में इस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर देखिए अभी बता रहा हूँ केंद्र, ये कहाँ था, ये प्रांतीय द्वैत शासन था भाई, ये प्रांतों में द्वैत शासन था, ठीक है, ये प्रांतों में था। लेकिन 1935 में क्या कर देंगे, केंद्र में द्वैत शासन आएगा जब सूची में विषयों को बांटेंगे, ठीक है भाई। तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कहाँ से की गई थी, 1919 से की गई थी, लेकिन 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। इसके बाद 5th पॉइंट की बात करूं तो अब फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला कि जो ली आयोग था, ली आयोग की स्थापना की गई थी कब, ली आयोग का गठन किया गया 1923 और 24 में। 1923-24 में ली आयोग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ली आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी, आज का यूपीएससी आ गया, आज का यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में की गई। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और इसमें देखिए अभी तक क्या था, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी जो कि 1+8 थी, ठीक है भाई। तो इसमें क्या किया गया कि पहले हमें अभी एक सदस्य शामिल हुआ था 1909 में। 1909 में कौन हुए थे, तो सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, एसपी सिन्हा हमारे पहले सदस्य हुए जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। तो इसमें क्या किया, 1919 में कहा कि कम से कम 3 सदस्य तो आपको कार्यकारी परिषद में भारतीय लेने होंगे, ठीक है भाई। तो और यह प्रावधान मान भी लिया गया, मतलब अब से 3 सदस्य जो है भारतीय होंगे वायसराय की कार्यकारी परिषद में। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहा, ठीक है भाई। उसके बाद याद होगा आपको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मैं पिछले से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं जिससे आपको याद करने में बिल्कुल समस्या नहीं जाएगी। और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मैं बात करूं, 6 पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन की मैं यदि बात कहूं तो अभी तक क्या था, सिर्फ मुसलमानों को इसके अंतर्गत रखा गया था, लेकिन 1919 में इसमें सिखों को, सिख, भारतीय ईसाई, मतलब हम इसको कहेंगे एंग्लो इंडियन और यूरोपियनों, जो यूरोपीय भारत आए थे उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया, यूरोपियनों को भी इसमें शामिल किया गया पहली। और हाँ ये हो गया यूरोपियन को। इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया जिसमें सिख को, एंग्लो इंडियन को, ईसाइयों को और यूरोपियन जो आए थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, मतलब उनका भी निर्वाचन अलग अलग होगा, वो सब अपने अपने धर्म और जाति वालों को वोट दे सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद 7 पॉइंट इसमें क्या किया गया, इसमें 7वां पॉइंट किया गया कि जो केंद्रीय बजट था, ये देखो याद है 1833 में क्या कर दिया गया था, केंद्रीय बजट का प्रावधान कर दिया गया था, केंद्रीय बजट का प्रावधान कर दिया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 1892 में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और 1909 में, गलत हो गया क्या, 1892 में बहस करने का अधिकार मिला और 1909 में हमने जाना कि प्रश्न पूछने का, मतदान करने का, इन सभी चीज़ों का अधिकार हमें मिला। तो 1833 में जो बजट को केंद्रीय बजट बना दिया गया था उसे वापस राज्यों को दे दिया गया कि भाई राज्य अपना बजट खुद संभालेंगे, प्रांतों को यह बजट अपना वापस कर दिया गया। ठीक है भाई, प्रांतों को अपना अपना बजट वापस कर दिया गया, यह इसमें प्रावधान किया गया जो कि एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। उसके बाद क्या हुआ कि जो 1909 में 8वां नंबर, 1909 में जो भारत सचिव, लंदन में जो भारत सचिव था उसकी मदद के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की व्यवस्था की गई थी, भारतीय उच्चायुक्त की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें क्या किया गया, 1919 में भारत सचिव के पद को समाप्त करके सिर्फ भारत उच्चायुक्त रहने दिया गया, अर्थात भारत सचिव के नाम को बदलकर भारतीय उच्चायुक्त रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब ये हो गया हमारा 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के बाद हम अब पढ़ेंगे इसके आगे के अधिनियम, जैसे 1935 का अधिनियम, उससे पहले हम पढ़ेंगे 1927 की साइमन कमीशन, उसके बाद अपना गोलमेज सम्मेलन हुआ और श्वेत पत्र हुआ। ये सभी बातें हम अगले लेक्चर में जानने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।